Hello students, welcome to Study for Civil Services. Today is 19th of May 2020 and guys करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं. इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं. राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं. इन शॉर्ट गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है. और आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना. एंड गाइस, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे अफोर्डेबल पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं. और इन पेड कोर्सेज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. इसके अलावा हमारे प्रीलिम्स 2020 यूपीएससी के क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है. प्रीलिम्स 2020 यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. और जो भी स्टूडेंट्स ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नए बैचेस अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं. तो पेड कोर्सेज से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए गाइस, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं. तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है जिसमें हम लोग को जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के हिसाब से न्यूज को भी कवर करते हैं. सबसे पहले पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. देन हम लोग पेपर 2 की न्यूज को कवर करेंगे, फिर पेपर 3 की न्यूज को डिस्कस करेंगे. सो गाइस, पेपर 1 की पहली न्यूज में एक साइक्लोन की बात हो रही है, चक्रवात की बात हो रही है, जिसका नाम है एम्फन. तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एम्फन अभी रिसेंटली न्यूज में था, ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक साइक्लोन है जो कि हम लोग को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास से होता हुआ देखने को मिल रहा है. आपको इस प्रकार की फोटो में आप देख सकते हो. और अभी रिसेंटली इसने कोलकाता में जो है वो हिट किया है और काफी बुरी तबाही जो है वो इसने मचाई हुई है. राइट, तो ये देखिए, ये इस प्रकार की तबाही यहां पर मची हुई है. बट बाकी मेनली आपको सिर्फ साइक्लोन का नाम पता होना चाहिए और ये साइक्लोन कहां पर हम लोग को देखने को मिला था. तो ये बे ऑफ बंगाल में हम लोग को देखने को मिला था. ठीक है, तो ये चीज बस आप लोग को कंफर्म रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर डायरेक्टली ये जब जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन बना के पूछा था तो वैसा पूछा जाता है. ठीक है, तो उससे ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. और हालांकि पिछला साल जो था 2019 हम लोग को देखने को मिला था, और स्टार्टिंग में 2020 के भी काफी सारे साइक्लोन्स आए थे. तो 2019 और 2020 में जितने भी साइक्लोन्स आए थे उसकी एक लिस्ट जरूर बना के रखिएगा. मैंने समय समय पर आपको वो पढ़ाया भी हुआ है और उसको ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा, क्योंकि इस साल काफी सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में साइक्लोन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैच द फॉलोइंग वाले पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो हर एक साइक्लोन की डिटेल आपको एक लिस्ट वाइज पता होनी चाहिए. अब देखिए, और स्पेशली सिर्फ साइक्लोन का नाम और उसकी लोकेशन, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट. अब नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है कि 40 घड़ियाल को घाघरा नदी में रिलीज किया है. आप देख सकते हो गाइस, घाघरा नदी है हम लोग को देखने को मिल रही है, यहां पर आप देख सकते हो. तो ये 40 घड़ियाल यहां पर रिलीज हुए हैं. तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे घड़ियाल के बारे में. और आपके लिए एक क्वेश्चन है, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज का नाम लिखकर बताइए. हालांकि आप फोटो में देख सकते हो, बाकी मैं चाहूंगा कि आप गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी जरूर लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा. अब घड़ियाल के बारे में और बात करें तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है, लाल सूची जो है, उसमें गंभीर रूप से लुप्त प्राय की कैटेगरी में ये हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलते हैं. और ज्यादातर ये कहां पर पाए जाते हैं? तो गाइस, नदियों के पास जो रेत जहां पर ज्यादा रहती है, जिन नदियों के पास रेत काफी सारी होती है, तो वहां पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं. क्योंकि रेत में बैठकर जो है गाइस ये धूप लेते हैं, बेसिकली अपनी बॉडी को सुखाते हैं, बास्किन जिसको कहा जाता है. और साथ ही साथ अंडे भी ये रेत में देते हैं. तो इसलिए ज्यादातर जिस नदी के पास में रेत बहुत ज्यादा होगी तो उस जगह पर ये ज्यादातर देखने को मिलेंगे. और एक टाइम था गाइस जब ये हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी मेजर रिवर सिस्टम्स थी सभी में ये पाए जाते थे, स्टार्टिंग फ्रॉम इरावदी रिवर जो कि ईस्ट में है, वहां से लेकर इंडस रिवर जो कि वेस्ट में है. तो इस पूरे यानी कि जो पूरा एरिया हम लोग को इंडस रिवर से लेकर इरावदी नदी का देखने को मिलता है, तो वहां पर पूरे एरियाज पर जो है ये घड़ियाल पाए जाते थे बहुत पहले. बट अब आज की रेट में मात्र 2% एरिया पर ही ये हम लोग को अब देखने को मिलते हैं और बुरी इनकी हालत हो गई है, लुप्त होते जा रहे हैं ये. और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर गिरवा नदी, चंबल नदी, केन नदी, सोन नदी, महानदी रिवर और रामगंगा नदी, तो ये नदियां हैं जहां पर ये घड़ियाल देखने को मिलते हैं. और नेपाल के अंदर राप्ती नारायणी नदी, तो यहां पर देखने को मिलते हैं. कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि राप्ती नारायणी नदी जो है वो कहां पर है, तो ऑप्शन में जो है वो कंट्रीज के नाम लेके रहेंगे, तो उनमें से एक नेपाल होगा, तो नेपाल को आपको टिक करना है. तो यह इस प्रकार से भी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो अपनी जारी रखो, ओपन माइंड से चीजों को समझो और देखो.
इनको नुकसान किस किस चीजों से है गाइज, इनको खतरा किस किस चीजों से है? तो लोग इनकी स्किन के लिए, ट्रॉफीज वगैरह बनाने के लिए, मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए जो है वो इनको हंट करते हैं, राइट? क्योंकि स्किन से जो है ये काफी सारी चीजें बनाते हैं, कपड़ा वगैरह भी, लेदर, वो बोलते हैं ना कि इनकी चमड़ी से जो है वो कोट वगैरह, जैकेट वगैरह, इस प्रकार की चीजें भी बनाई जाती हैं लोगों के द्वारा, तो इसलिए इनको मारा जाता है। इसके अलावा इनके अंडे कलेक्ट किए जाते हैं खाने के पर्पज के लिए, राइट? और साथ ही साथ देखने को मिलता है कि आज की डेट में डैम्स बन गए हैं, इरिगेशन कैनल्स हम लोग को देखने को मिलता है, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स क्रिएट कर दिए गए, बिल्ड कर दिए गए, जिसके चलते नदी का पानी जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो गया है, जिसके चलते भी जो है ये यहाँ पर पनप नहीं पा रहा है, राइट? नदी के पानी डिक्रीज होने के कारण। तो ये वाली चीज भी हम लोग को बताई गई है कि जिसके कारण ये घड़ियाल को काफी ज्यादा खतरा है। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं पूरा। इसके अलावा इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट हम लोग को देखने को मिलता है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 के अंदर इनको रखा गया है, इनको प्रोटेक्शन हासिल है शेड्यूल 1 के अंदर। इसके अलावा प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है क्रोकोडाइल्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए। इसमें स्पेशल फोकस किया जाता है कि क्रोकोडाइल ज्यादा से ज्यादा ब्रीड करें, प्रजनन करें, अपने बच्चे पैदा करें, राइट? तो इस पर फोकस किया जाता है जिससे कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़े और ज्यादा हो, राइट? तो ये चीज हम लोग को इस प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के तहत देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज भी है, जैसे कि नेशनल चंबल सेंचुरी, जहां पर क्रोकोडाइल को प्रोटेक्शन हासिल है, और दूसरी कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ा स्पेलिंग इसको सही कर लेना, कतरनी घाट है ये, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताओ कि नेशनल चंबल सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है और कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है, किस स्टेट में है ये, राइट? तो चंबल के बारे में तो आप आसानी से बता ही दोगे, क्योंकि आपको पता ही है कि डाकू वाला एरिया है, और ये चंबल एरिया कहां पर है तो आप जानते ही हो इसके बारे में, राइट? बाकी कतरनी घाट जरूर बताइएगा, दोनों ही बताइएगा वैसे तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि ये फलाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क किस पर्टिकुलर स्टेट में लोकेटेड है, तो मैच द फॉलोइंग में या फिर मैच द करेक्ट पेयर में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो आंसर लिखकर बताइए, ठीक है? तो ये वाली बात हमने करी इसके बारे में, कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में। तो इन सब कंजर्वेशन के थ्रू, यानी कि संरक्षण जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन 3 चीज के तहत क्रोकोडाइल्स को प्रोवाइड किया गया। स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, घड़ियाल। घड़ियाल अब इस न्यूज की बात करें तो देखिए बड़ा अजीब सा नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्विनिन नोंगलद्यो की यहाँ पर बात हो रही है, क्विनिन नोंगलद्यो। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये फलाना टर्म अभी रिसेंटली न्यूज में था, बताइए क्या है ये। तो याद रखना मेघालय का एक गांव ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका इतना खतरनाक टाइप का नाम है क्विनिन नोंगलद्यो। तो ये इसका नाम है, और इसका नाम जो पड़ा है वो एल्कलॉइड क्विनिन के नाम पर पड़ा है। ये बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है सिनकोना नाम सिनकोना की जो छाल होती है, बार्क जो होता है, जैसे कि आप ये फोटो में भी देख सकते हो, ये पेड़ की छाल आपको दिखाई दे रही है। तो सिनकोना बेसिकली एक पेड़ है, तो उसी से जो है ये निकाला गया है, और ये प्लांट है, और ये रूबी की फैमिली का ये प्लांट हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि श्रब है ये, यानी कि छोटा पेड़ है, छोटा पौधा ये हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? और इस प्लेस के अंदर इस क्विनिन का जो है वो काफी ज्यादा प्लांटेशन होता है, वृक्षारोपण होता है, तो इसलिए इस गांव का नाम भी इसी पेड़ के नाम पर जो है वो रख दिया गया है, ठीक है? क्विनिन नोंगलद्यो, तो ये इसका नाम हम लोग को देखने को मिलता है। तो सिंपल सी चीज बस ये आप याद रखो। और बस पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दे दिया है इंडिया को $1 बिलियन का इंडिया का कोविड-19 स्पेशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम जो है, जिसके बारे में हम लोग ने काफी बात करी है पहले भी, कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो इस प्रोग्राम के अंदर फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बेसिकली एक प्रकार का लोन है जिसको 18.5 साल में हम लोग को चुकाना है, और इस पर ग्रेस पीरियड भी 5 साल का दिया जा रहा है। इस $1 बिलियन में से $550 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा दिया जाएगा, और $220 मिलियन जो है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, बट बिफोर दैट एक और फैक्चुअल चीज आप ध्यान में रखो कि वर्ल्ड बैंक ने अभी तक हम लोग को $2 बिलियन दे चुकी है। एक बार हमने, आपको याद आ रहा होगा शायद, रेगुलर व्यूअर्स जो होंगे मेरे, हमने बात करी थी कि अप्रैल में भी वर्ल्ड बैंक ने हम लोग को सपोर्ट दिया था कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $1 बिलियन का। अब हम लोग को अगेन $1 बिलियन का लोन जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने हमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए $2 बिलियन का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया है। और ये जो $1 बिलियन का जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली लोन है जिसको 18.5 साल में हम लोग को चुकाना है, ठीक है? तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब इसके अलावा बात करेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के बारे में, जिससे हम लोग को लोन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना 1960 में ये स्टैब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो गरीबी जो है उसको हटाना है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहां पर गरीबी हम लोग को देखने को मिलती है, तो ये क्या करती है गाइस, ये बैंक, ये एसोसिएशन, की ये
कंट्रीज को लोन देती है, लोन ऑफर करती है गरीबी को हटाने के लिए, राइट, या फिर ग्रांट्स वगैरह देती है अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनका कोई प्रोग्राम होगा, या इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का प्रोग्राम होगा, या फिर लोगों के लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने का अगर किसी कंट्री का, डेवलपिंग कंट्री का प्रोग्राम होगा, तो वहां पर ग्रांट्स और लोन जो है वो इस पर्टिकुलर बॉडी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक की ही एक ऑफिशियल आर्म हम लोग को देखने को मिलती है। वर्ल्ड बैंक का जो ओरिजिनल आर्म है वो तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसी का एक जो है वो सप्लीमेंट्री बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है। एक्चुअल में अगर आप देखो वर्ल्ड बैंक के अंदर, तो वर्ल्ड बैंक में आप देखोगे कि ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसके बारे में भी बात करी हमने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो ये आर्म्स है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ही आर्म्स है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये फलाना, आपसे 4-5 ऑप्शन लिखे होंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के आर्म्स इनमें से कौन से बताइए, तो इसके बारे में भी एक नजर आप अच्छे से मार के रखो, यानी कि देखो इस चीज को भी अच्छे से। इसके अलावा बात करें ये दोनों ही इसकी, जैसे कि ये हमने बात करी IBRD की और IDA की, तो ये दोनों ही जो है गाइज, ये इनका स्टाफ जो होता है और इनका हेडक्वार्टर जो होता है वो दोनों ही सेम है, राइट। तो यानी कि ये इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनके स्टाफ भी बिल्कुल सेम है, इनका काम करने का भी तरीका बिल्कुल सेम है, बट क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर जो है वो हम लोग को एक अलग जगह पे देखने को मिलता है, हेड ऑफिस अलग जगह पे देखने को मिलता है, उसकी दूसरी ब्रांचेस हम लोग को अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है, लोकल ब्रांचेस, है ना। ऐसे ही होता है ना पूरा हर एक, जैसे कि आप जिस शहर में हो गए तो आपके शहर का हेड ऑफिस SBI का कहीं और होगा, राइट, उसकी लोकल ब्रांचेस फिर और आपके शहर में जो है वो अलग अलग जगह पर होंगी, है कि नहीं। तो ऐसे ही होता है वर्ल्ड बैंक का भी, जो है वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल आर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो उनका ऑफिशियल आर्म जो है वो IBRD है और उसका सहायक हम लोग को ये IDA देखने को मिलता है, तो ये दोनों ही सेम ही है। और मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जहां पर हेडक्वार्टर है वहीं पर ही इन दोनों का भी हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। और इन किस कंट्री को किस तरीके से लोन देना है, क्या क्या प्रोसीजर को फॉलो करवा के लोन देना है, तो वो इनके जो क्राइटेरियाज होते हैं वो बिल्कुल सेम ही होते हैं, बट आपको इतना डिटेल में इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, राइट। बस आपको इन जनरल इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा ये क्या करते हैं गाइस, तो ये काफी सारी कंट्रीज को कंसेशनल टर्म्स में लोन जो है वो ऑफर कर देते हैं, या फिर कभी कभी तो बिना किसी इंटरेस्ट के लोन दे दिया जाता है, या फिर अगर वो इंटरेस्ट भी लगाते हैं तो बहुत ही मिनिमल इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, राइट। और ये 5-10 साल का ग्रेस पीरियड भी दे देते हैं, 25 से लेकर 40 साल के पीरियड तक ये लोन जो है वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी हम लोग को इनकी देखने को मिलती है, ठीक है, IDA की। तो ये वाली चीज इनके बारे में बस बेसिक जानकारी आप रखो, ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बात हो रही है गोल प्रोग्राम के बारे में, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम के बारे में। तो देखो इस टॉपिक को मैंने आपको 9 दिसंबर 2019 को पढ़ाया था, बट अभी दोबारा से ये टॉपिक न्यूज में आ गया है, तो एक बार जान लेते हैं हम लोग। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है गाइस इस गोल प्रोग्राम को, फेसबुक की पार्टनरशिप के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो याद रखना, फेसबुक ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करी है इस प्रोग्राम के लिए, गोल प्रोग्राम के लिए। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली जो ट्राइबल युवा हैं उनको डिजिटल मोड के थ्रू जो है वो काफी सारी चीजों में डिजिटलाइजेशन की स्किल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम उनको प्रोवाइड किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा, उनको वेरियस फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जाती है। एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, आर्टिशियंस, आर्टिस्ट जो होते हैं, ये 5000 यंग ट्राइबल्स, तो उनको बेसिकली ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जाती है अलग अलग डिजिटल स्किल्स के अंदर, यानी कि डिजिटलाइजेशन की स्किल्स उनको सिखाई जाएगी। और टारगेट ये रहता है कि इनमें से अगर जो भी बच्चे सीख रहे हैं तो वो दूसरे भी, यानी कि उनके एरिया में उनके जो बेसिकली जहां पर जिस जगह पे वो बिलोंग करते हैं, तो उस एरिया पर जाकर वो और भी एजुकेशन जो है डिजिटलाइजेशन का स्प्रेड करें। तो ये इसका बेसिक मेजर टारगेट हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो बस एक सिंपल बस याद रखो कि गोल्ड प्रोग्राम जो है वो फेसबुक की पार्टनरशिप के साथ दौरान हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली ट्राइबल युवाओं के लिए, ठीक है। और टारगेट है 5000 ट्राइबल युवाओं को जो है वो ट्रेनिंग ऑफर करनी है वेरियस फील्ड्स के अंदर डिजिटलाइजेशन के थ्रू, और उनके अंदर डिजिटल स्किल्स डेवलप करनी है, और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो बस ये बेसिक फैक्ट्स हैं इसके बारे में। अब बात करेंगे IPI के बारे में, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है कि प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना प्रेस फ्रीडम को, ये प्रेस स्वतंत्रता को, और साथ ही साथ जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आना। तो उसको इस पर ये बेसिकली IPI फोकस करती है, इंस्टीट्यूट इन दो चीजों पर फोकस करती है। इस इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन 1950 में हुआ था। इसके जो मेंबर्स हैं वो 120 कंट्री से ज्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं, और इसमें हम लोग को एडिटर्स, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स, IPI लीडिंग जर्नलिस्ट और भी काफी सारे लोग इसमें इसके सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और बात करें गाइस, तो ये कंसल्टेटिव स्टेटस एंजॉय करती है यूनाइटेड नेशन
यूनेस्को और काउंसिल ऑफ यूरोप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना गाइस आप, कि क्योंकि प्रेस से रिलेटेड अगर कुछ बातचीत होती है तो ये तीनों बॉडी जो है वो इस इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो कंसल्ट करती हैं, सलाह मशवरा करती हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें ये जो है ये इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक्सचेंज की भी मेंबर है, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेजर टारगेट ये होता है कि पूरे दुनिया भर में कहां कहां पर प्रेस फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है उसको ये मॉनिटर करती है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने प्रेस फ्रीडम्स के से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी जो है वो डिस्कस करी थी, आपको याद आ रहा होगा। 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमने डिस्कस किया था, जिसको रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो वाली चीज भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं गाइस, पिछले करीब कुछ नहीं तो 3-4 महीने के तो लेक्चर आप देख के रखो पूरे, क्योंकि 3-4 महीने में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें अभी रिसेंटली आई गई हैं, जिससे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहां पर हमने देखी। अब बात करेंगे पेपर 2 से रिलेटेड इतनी ही न्यूज थी। अब पेपर 3 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का फेज 3 अब हम लोग को देखने को मिल रही है, या फिर थर्ड पार्ट हम लोग को इकोनॉमिक स्टिमुलस का देखने को मिल रहा है। तो देखो गाइस, इस टॉपिक को अगर आपने अभी तक मुझसे नहीं पढ़ा है तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको 2 टॉपिक्स देखने पड़ेंगे। एक तो आपको 16 मई यानी कि सैटरडे का जो है वो आत्मनिर्भर और इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 1 जो है वो देखना पड़ेगा, और ये आपको जो है वो 16 मई के लेक्चर के अंदर 2 मिनट 1 सेकंड पे आपको मिलेगा। हमारा ओनली करंट अफेयर नाम का यूट्यूब के अंदर एक चैनल है, जहां पर आप जाइए, जहां पर जाकर आप 16 मई 2020 के लेक्चर को देखिएगा। वहां पर आपको 2 मिनट 1 सेकंड पर जो है वो जाना है, तो आपको ये वाला लेक्चर मिलेगा। इसके अलावा दूसरा ट्रांच हम लोग को इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का देखने को मिला था, जो मैंने आपको पढ़ाया था कल 18 मई को, राइट। और ये आपको 12 मिनट 4 सेकंड पे आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक। तो पहले इन दोनों टॉपिक्स को देखिए, फिर आगे बढ़िएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, यानी कि ये प्रीवियस टॉपिक्स मेरे। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि जैसे ये इकोनॉमिक स्टिमुलस का इस वीक तक आई नो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। इसके बेसिकली 4 फेजेस आने थे और भी 3-4 चीजें आनी थी। तो आज इस वीक में जो है वो हम लोग को पता लग जाएगा कि ऑनलाइन कि क्या क्या चीजें रिलीज हुई हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस से रिलेटेड। तो जब मैं आपको संडे को जब मैं वीकली कंपाइलेशन आपको देता हूं ना, तो उस बीच मैं क्या करूंगा, एक और आपको एक सिंगल लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, करीब मेरे ख्याल से शायद वो 1.5 या 2 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें इकोनॉमिक स्टिमुलस और आत्मनिर्भर भारत के बारे में जितनी भी चीजें हैं वो पूरे एक लेक्चर में आपको बता दूंगा। और ना ही सिर्फ इतना, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये वाला टॉपिक आप पढ़ लो जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, राइट। अलग अलग टॉपिक्स में आपको बीच में देता रहता हूं कि ये फलाना फलाना टॉपिक आप पढ़ लो, राइट। कल भी मैंने आपको दिए थे, कल वाले लेक्चर में, आज भी जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि ये वाला जो टॉपिक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो ये वाले भी जो टॉपिक्स हैं ये भी मैं उसमें मर्ज कर दूंगा, जिससे कि आपको कहीं ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े, एक ही लेक्चर के अंदर आपको पूरी चीज मिल जाए। एंड वो वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर मान के चलो कि प्रीलिम्स में आप 4 से ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, और मेंस के अंदर 10 से ज्यादा मार्क्स तो आपके डेफिनेटली स्कोर होना ही होना है, क्योंकि वो लेक्चर में काफी जो है वो सोच समझ के आपको पुरानी कंपाइलेशन से उठा के प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो वो काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए आने वाले समय में। अब चलिए, अब इसकी बात करेंगे हम लोग फेज 3 की या फिर पार्ट 3 की इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के। तो देखो यहां पर फोकस किया गया है एग्रीकल्चर, फिशरीज और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर, और यहां पर बनाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन किया जाएगा, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेन टारगेट क्या क्या है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, तो ये मेन टारगेट इसके हैं, ये बस आप थोड़ा सा याद रखो। अब आगे की बात करेंगे तो यहां पर क्या क्या लगाया जा रहा है, तो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हम लोग को देखने को मिलेगा, जहां पर फार्मर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किए जाएंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर क्रिएट करने की बात की जा रही है। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फिगर वगैरह याद रखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि फिगर्स वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा। मेनली क्या क्या चीजें इसके अंदर आ रही हैं, तो वो बस एक जनरल आइडिया आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए 10,000 करोड़ की एक स्कीम हम लोग को देखने को मिलेगी, जहां पर बताया जा रहा है कि माइक्रो फूड इंटरप्राइज को फॉर्मलाइज किया जाएगा, राइट। तो देखो यहां पर हमने माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात करी थी, एमएसएमई के अंदर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में बात करी थी कल के स्टिमुलस पैकेज के अंदर, आपको याद आ रहा है। वहां से देखो आप चीजें इंटर रिलेट की गई है, क्योंकि देखो माइक्रो जितनी भी इंटरप्राइजेस हैं उनको शिशु लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कोलेटरल फ्री, कल बात करी थी हमने, याद आ रहा है। तो ये वही चीज यहां पर भी हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये वाली चीज पे आप इंटरलिंक करके चलो कि यहां पर देखो कि जो स्कीम लाई गई है
जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को फॉर्मलाइज करने की, जिसमें माइक्रो एंटरप्राइज पर ज्यादा फोकस किया गया है। कौन सी माइक्रो एंटरप्राइज? जो कि फूड सेक्टर में काम करती हैं, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है थोड़ी सी। इसके अलावा 20,000 करोड़ जो है वो फिशरमैन के लिए ऑफर किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। 20,000 करोड़, तो यानी कि ये वाली जो स्कीम है गाइस, तो इसके तहत जो फिशरीज जो है, स्पेशली ब्लू रेवोल्यूशन आप मेंशन कर सकते हो कि ब्लू रेवोल्यूशन पे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये सब वर्ड जब आप उपयोग करोगे मेंस में तो आपके काफी अच्छे आंसर्स आएंगे। तो यहां पर आप ब्लू रेवोल्यूशन का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मेंस के आंसर में आपको ये पूरी चीज कॉपी पेस्ट नहीं करनी, उतारना नहीं है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके कि हमारे यहाँ क्या क्या किस किस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उस हिसाब से आपको अपने आंसर को बनाना है। तो आप देखो ये वाला फिशरीज के सेक्टर में हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पर फिशरमैन के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। इसके अलावा नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, हमारी कंट्री के अंदर फुट एंड माउथ डिजीज बोविन स्पीसीज को बहुत ज्यादा होती है। बोविन स्पीसीज यानी कि जैसे गाय हो गए और बछड़े हो गए, राइट, बैल मतलब, और जो बकरी वगैरह हो गई, इस प्रकार की जो स्पीसीज होती है दैट कम्स अंडर बोविन स्पीसीज। तो बोविन स्पीसीज आप थोड़ा याद रखना। तो ये फुट एंड माउथ डिजीज उनको होती है काफी ज्यादा। इसके अलावा ब्रूसेलियोसिस, तो ये डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इन डिजीज को खत्म करने के लिए टारगेट किया जा रहा है इस नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। ये सेटअप किया जाएगा, 15,000 करोड़ इसमें लगाए जाएंगे, हालांकि डोंट नीड टू रिमेंबर द फिगर। इसके अलावा फोकस किया जा रहा है हर्बल कल्टीवेशन के ऊपर। हर्बल्स की बात हो रही है। हर्बल मतलब क्या होता है गाइस? ऐसी जो जड़ी बूटियां जिससे कि मतलब जो मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं, तो ये हर्बल कल्टीवेशन पर फोकस किया जा रहा है कि हम लोग जड़ी बूटी जो है उसको कल्टीवेट करें, जिसके लिए 4,000 करोड़ का आउटले हम लोग को देखने को मिल रहा है। बी कीपिंग इनिशिएटिव की बात हो रही है। ये बेसिकली फार्मिंग और नॉन फार्मिंग या फिर फार्मिंग एलाइड एक्टिविटीज पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली किसानों के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिसके तहत किसान जो है वो पैसे अर्न कर पाए, उनको उनकी कमाई भी हो, और कमाई के साथ साथ जो है हम लोग को देखने को मिलेगा कि अलग अलग चीजों पर फोकस किया जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। यानी कि ये देखो, बी कीपिंग के तहत हम लोग शहद बनेगा, शहद को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। समझ रहे हो बातों को? तो ये सब चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन की बात हो रही है। तो ये ऑपरेशन ग्रीन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। और ये बेसिकली ऑपरेशन ग्रीन जब था तो वो पहले टोमेटोज, ऑनियन और पोटैटोज के लिए ही था, बट अब इसको सभी फ्रूट्स और सभी वेजिटेबल्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ऑपरेशन ग्रीन क्या है? तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर रखना, ऑपरेशन ग्रीन का मतलब ये होता है कि फिक्स प्राइस स्कीम ये हम लोग को देखने को मिलती है। यानी कि इस स्कीम के अंदर जो प्रोडक्ट जो होते हैं या फिर प्रोड्यूस जो होते हैं, जैसे कि फार्मर जो है उसने टमाटर जो है वो उगाए, ठीक है, अब टमाटर का उसको फार्मर को एक फिक्स प्राइस जो है वो दिया जाएगा, राइट, जिससे कि फार्मर को बेनिफिट मिल सके, और अच्छा प्राइस जो है वो फार्मर को दिया जाता है। तो पहले सिर्फ पोटैटो, टोमेटो और हम लोग को देखने को मिलता था कि ऑनियन के लिए ही ये प्रोवाइड किया जाता था, बट अब सभी फ्रूट्स और सभी वेजिटेबल्स तक एक्सटेंड किया जा रहा है, राइट, यानी कि फार्मर्स को अच्छे पैसे मिले। और ये इसका देखिए हिंदी ट्रांसलेशन भी यहां पर है। तो इस प्रकार की चीज आप याद रखो, स्पेशली ऑपरेशन ग्रीन जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपके ऊपर बाउंसर फेंका जाता है और आपको उलझाया जाता है। तो ऑपरेशन ग्रीन से लोगों को लगेगा कि अच्छा अभी ग्रीन की बात हो रही है, मतलब इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और इस तरह की सोच जो है वो लोगों की चली आएगी उस तरफ, बट ये ऐसा है ही नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है ही नहीं बिल्कुल चीजें, है ना। तो ये चीजें आप थोड़ी सी याद रखना इसके बारे में। इसके अलावा बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या क्या आने वाले हैं, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, इसके अंदर अमेंडमेंट लाया जाएगा जिसके चलते फार्मर्स को बेटर प्राइस जो है वो मिल सके। साथ ही साथ सेंट्रल लॉ जो है वो लेकर आया जाएगा जिसके चलते फार्मर जो है वो उसको चॉइसेस दी जाएंगी कि वो अपने प्रोड्यूस जो है वो किस प्राइस में बेचने चाहते हैं और किस तरीके से उनको इंटर स्टेट ट्रेड जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये बेसिकली नए नए कानून लाए जाएंगे जिसके चलते जो आपस में स्टेट्स के बीच में जब वो होता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि जब सामान जाता है तो आपको पता होगा कि टोल वगैरह लगते हैं, राइट, सामानों के ऊपर टोल वगैरह लगाए जाते हैं और काफी सारे टैक्सेस जो है वो लगाए जाते हैं इंटर स्टेट जब ट्रेड होता है तब ये कहा जा रहा है कि ये सब बैरियर जो है वो हटा दिया जाएगा और इस बैरियर को हटाकर जो, क्योंकि देखो टैक्सेस वगैरह हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फायदा किसका होगा? किसान को होगा, क्योंकि जो पैसा टैक्सेस में जाता था और जिसके चलते वैल्यू जो है प्रोड्यूस की वो बढ़ जाती थी, तो वो प्रोड्यूस की वैल्यू जो है वो घटेगी और उस जो डिक्रीज जो होगा प्राइस का उसका बेनिफिट फार्मर को भी मिलेगा, कंज्यूमर को भी मिलेगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ फार्मर्स को एक अच्छे प्राइस जो है वो देने पर बेसिकली टोटली फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि इसमें जितनी भी चीज हमने देखी कि ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए जो भी किया जा रहा है, इसमें ज्यादातर फायदा जो है वो फार्मर्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है और यही मेजर ऑब्जेक्टिव है। आपको पता होगा सरकार ने टारगेट किया है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक। इसके बारे में भी आपको आइडिया हो तो ये भी आप मेंशन करेंगे अपने मेंस में,
राइट। तो ये सब चीजें यहां पर बताई गई है। इसके अलावा एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो लाया जाएगा, जिसके चलते फार्मर जो है वो बेसिकली प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, लार्ज रिटेलर्स, एक्सपोर्टर्स के साथ डायरेक्टली एंगेज कर पाए, और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। यानी कि कहा जा रहा है कि फार्मर्स डायरेक्टली जो है वो एक्सपोर्टर से कनेक्ट कर पाएगा, राइट, डायरेक्ट उससे डील कर पाएगा, डायरेक्ट उसका कनेक्शन हम लोग को एक्सपोर्टर से देखने को मिलेगा। तो इसमें जो मध्यस्थ जो होते हैं ना, जो लोग बीच में जो हम लोग को मिडिलमैन की तरह देखने को मिलते हैं, जो कि जिनसे कांटेक्ट के कारण फार्मर्स का कट जो है वो खराब हो जाता है, यानी कि फार्मर्स को कुछ पैसे जो है वो मिडिलमैन को देने पड़ते हैं, तो ये मिडिलमैन कट ले जाता है फार्मर्स का कट गया, यानी कि मान के चलो कि ऑब्वियस ही बात है कि फार्मर्स की इनकम जो है वो कम हो गई। तो यहां पर इस बीच का जो कट होता है, ये मिडिलमैन का जो कट होता है वो हटा दिया जा रहा है। फोकस डायरेक्ट ये किया जा रहा है कि इस प्रकार का लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे कि फार्मर्स डायरेक्ट कनेक्ट कर सके एक्सपोर्टर के साथ और अलग अलग रिटेलर्स, बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं उनके साथ, प्रोसेसर्स के साथ, राइट। और साथ ही साथ यहां पर यह भी फोकस किया जा रहा है कि कई बार देखो क्या होता है कि सामान जो है वो पड़े पड़े खराब हो जाता है। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, खराब होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप इनको रख दो, जैसे घर से आप सब्जी लेकर आते हो, बाजार से सब्जी लेकर घर आते हो, तो अगर आप उसको डाइनिंग टेबल पर छोड़ दोगे तो आपसे 7 दिन के बाद वो सब्जी सड़ जाएगी, राइट। तो ऐसे ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको समय पर जो है वो इनको पहुंचाना बहुत जरूरी होता है, राइट, मतलब कंज्यूमर्स तक। और कई बार जब समय पर कंज्यूमर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं ये, तब बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसमें यहां पर यह भी फोकस किया जा रहा है कि यहां पर प्रोसेसर्स जो है उस पर भी टारगेट किया गया है। इसलिए तो यहां पर मैंने आपको बताया था ना कि ये यहां पर हमने बात करी थी कि माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को यहां पर शामिल किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस हैं ये क्या करेंगे? प्रोसेसिंग फूड में इनका बिजनेस होता है, राइट। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि जैम जो होता है, जाम या फिर टोमेटो सॉस वगैरह जो होता है, ये सब बनाने वाली एंटरप्राइजेस हम लोग को देखने को मिलती है। जिससे क्या होता है कि फूड प्रोड्यूस वेस्ट ही नहीं होगा, ये सब प्रोडक्ट बन जाएंगे और फिर हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली वेस्टेज को भी रिड्यूस करने का टारगेट है, और टारगेट यह है कि जो भी सामान है स्टॉक में वो वेस्ट नहीं होना चाहिए और उसकी अच्छी से अच्छी कीमत किसान तक मिलनी चाहिए, राइट। तो इस पर जो है वो मेनली टारगेट किया गया है, राइट। और इसमें फायदा सभी का होना चाहिए। जैसे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी हमने देखा बी कीपिंग को इंक्लूड किया गया, फिशरीज वगैरह के सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया। तो ये सब चीजें भी आप मेंशन करेंगे अपने मेंस के आंसर में। और देखो हमने बात करी थी कि अमेंड किसको किया जाएगा? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को। तो मैंने आपको ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पढ़ाया था 17 मार्च 2020 को। आपको इस लेक्चर पे जाना है। इस लेक्चर, ये वाला जो लेक्चर है ये आपको हमारे मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे मिलेगा। आप क्या कीजिए, 17 मार्च 2020 यूट्यूब के सर्च कॉलम पे लिखिएगा, उसके आगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला लेक्चर मिल जाएगा, और इस लेक्चर पर 1 मिनट 42 सेकंड पर जाकर आपको एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये पहला ही मेरे ख्याल से टॉपिक है जिसको मैंने आपको यहां पर पढ़ाया था, तो ये एक बार आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये स्टिमुलस, इकोनॉमिक स्टिमुलस क्लियर हो गया यहां तक। अभी देखो मेरे पास जो है वो एक स्टूडेंट का डायरेक्ट जो है वो मेरे पास मैसेज आया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर ये मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है इकोनॉमिक स्टिमुलस में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से शायद न्यूज में जो है वो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 3 जो है वो देख लिया था मेरे पढ़ाने से पहले, तो उनको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ गया होगा। देखो ये तो कंफ्यूजन होना तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इतनी अलग अलग टाइम पर अलग अलग इस प्रकार की न्यूज आ रही है, तो कंफ्यूजन तो होता ही होता है। बट आपको इसमें घुसना नहीं है कि कितने करोड़ रुपए लगाए, ये सब रटना नहीं है। मेनली आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू लेना है कि भाई ये क्या किया है सरकार ने, किस किस सेक्टर में पैसे डाले और उससे किन किन लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये बस चीज आप याद रखो थोड़ी सी, और इससे रिलेटेड एक अच्छा आंसर बनाने की प्रैक्टिस करो, राइट। क्योंकि अभी से आंसर बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो फाइनल डे पे, क्योंकि इन सब चीजों से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। नहीं आने का तो सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज हुई, 20 लाख करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी में डाले जा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, राइट। और डोंट वरी, मैं संडे को, मैंने आपको जैसे स्ट्रेटेजी बताई ना, वैसा मैं संडे को करूंगा, एक कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो जिसमें आपको काफी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे DTIS के बारे में, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। इसको अप्रूवल दे दिया है, 400 करोड़ रुपए की स्कीम है। इतने 20 लाख करोड़ देख के 400 भी अब 4000 दिख रहा है। चलो एनीवेज 400 करोड़ का अप्रूवल जो है ये हम लोग को इस स्कीम का देखने को मिल रहा है, और इस स्कीम के तहत हमारी कंट्री के अंदर ही डिफेंस और एरोस्पेस की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम लोग खुद ब खुद जो है वो अपने अंदर, अपनी कंट्री के अंदर ही जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करेंगे डिफेंस की। आत्मनिर्भर भारत, तो उससे भी इसको आप रिलेट कर सकते हो। सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो देखिए इस पर भी हम लोग को मिलिट्री में भी देखने को मिल रहा है कि हम लोग का इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस हो, और उसके लिए हम लोगों ने ये डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम बना दी है। तो कहीं ना कहीं से आप देख रहे हो कि सरकार टारगेट इसी पे कर रही है कि भाई हम लोग इंपोर्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, और जो भी लॉस हमारी इकोनॉमी में हुआ है उसको हम लोग रिकवर भी कर पाएंगे, और साथ ही साथ भारत अपने आप में जब आत्मनिर्भर बन जाएगा तो भारत बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। और देखो ये सब जो स्ट्रेटेजीज है ना गाइस, ये इंडिया को टॉप पर ले आने वाली स्ट्रेटेजीज हैं,
ये सब अगर हमने सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये सब चीजें इंप्लीमेंट हुई ना, तो मान के चलो इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्री में बन जाएगा और नेक टू नेक जो है वो बात करेगा। हालांकि आज भी नेक टू नेक इंडिया जो है वो यूएसए और चाइना ऐसी कंट्रीज के साथ बात करता है, बट इकोनॉमिक टर्म्स में आप जानते हो कि ये जो कंट्रीज हैं ये काफी आगे हैं, तो इनको हम लोग ओवरटेक कर जाएंगे तुरंत अगर ये वाली स्कीम हमारी बहुत शानदार तरीके से काम कर गई तो। और बहुत शानदार स्कीम भी है ये सब जिसके बारे में हमने बात करी। तो देखो इसके अंदर ये जो स्कीम है इसके अंदर 75% गवर्नमेंट फंडिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेट इसमें 75% तक फंडिंग प्रोवाइड कराएगी ग्रांट इन एड के फॉर्म पे, और जो रिमेनिंग 25% होगा प्रोजेक्ट का ये बेसिकली स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा जो है वो लगाया जाएगा। और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर स्टेट गवर्नमेंट आती है और प्लस इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर इंडियन प्राइवेट सेक्टर को ही यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर फॉरेन कंपनी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इंडियन कंपनी को ही सिर्फ इंक्लूड किया जाएगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी इन जनरल बस पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर बात हो रही है ACE2 एंजाइम के बारे में। तो देखो ये ACE2 एंजाइम आपसे पूछा जाएगा कि ये है क्या, ACE2 क्या है, बेसिकली ACE2 ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंजाइम है जो कि मेल्स में ज्यादा होता है, मेन के अंदर ज्यादा होता है ये एंजाइम, और ब्लड में जो है ये पाया जाता है, और वुमेन के कंपैरिजन मेन में ये काफी ज्यादा होता है। तो ये अभी बेसिकली एक स्टडी सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि काफी सारे कोरोना वायरस के पेशेंट जो है वो स्पेशली मेल्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, मेन हम लोग को देखने को मिल रहा है। उसमें बताया ये गया कि मेन के अंदर इस एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, तो शायद ये वजह है कि मेल के अंदर कोरोना वायरस मतलब होने की, या फिर मेल ज्यादा प्रोन है कोरोना वायरस से, तो वो इस एंजाइम के कारण भी जो है वो हो सकता है शायद। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी बताई गई है। इन जनरल आपको ये एंजाइम के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज कुछ समय पहले हमने बात करी थी, देखी थी कि फीमेल्स के अंदर जो सेक्स हार्मोन है वो मेल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है फीमेल्स के अंदर, राइट। तो इसमें सेक्स हार्मोन भी जो है वो बताया गया था कि सेक्स हार्मोन भी जो है वो वजह हो सकती है कि जिसके कारण से मेल्स को जो है वो ज्यादा कोरोना वायरस हो रहा है और फीमेल्स को नहीं हो रहा है, क्योंकि बताया गया था कि सेक्स हार्मोन जो है वो फीमेल को कोरोना वायरस से शायद प्रोटेक्ट कर देते हैं, राइट। तो इसके लिए फीमेल जो है वो प्रोन नहीं हो पा रही है कोरोना वायरस से, मेल ज्यादा हो पा रहा है। और इसको एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, इस वाले टॉपिक में काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूजन इन द सेंस, देखो ये वाला जो ऑप्शन देखो आप कि एड्रीनल ग्लैंड्स और टेस्टिस जो होते हैं मेल्स के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो ये वाला स्टेटमेंट काफी सारे बच्चों को इस स्टेटमेंट के ऊपर डाउट हुआ था। वो बोल रहे थे कि सर मतलब ये तो फीमेल का जो सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन फीमेल प्रोड्यूस करती है, मेल तो जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। बट आप कैसे बोल रहे हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत होती है, तो इसलिए ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों ही सेक्स हार्मोन जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है। एस्ट्रोजन जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और प्रोजेस्टेरॉन जो है ये भी हम लोग को सेक्स हार्मोन देखने को मिलता है जो कि मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में क्लियर रखनी है। और ये आपको 2 मई 2020 का लेक्चर आपको देखना है, ये आपको मिल जाएगा हमारे ओनली करंट अफेयर नाम के यूट्यूब पे के चैनल पे, और आपको 43 मिनट 57 सेकंड पे जाना है, तो जहां पर आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा और इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो आप एक बार सर्च कीजिएगा, भले आप चाहो तो यूट्यूब में सर्च करो कि मेल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है क्या, राइट। तो आपको जो है वो आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब इसमें लिखना कि प्रोजेस्टेरॉन इन मेल, तो अगर आप ऐसा यूट्यूब गूगल पे डालोगे तो आपको ये जो है वो एक सामने ही जो है वो आपको एक ऑफिशियल लिंक मिल जाएगी, और उसमें आप देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि देखो मेल को टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए कुछ मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन की आवश्यकता होती है, और एड्रीनल ग्लैंड्स और टेस्टिस जो होते हैं मेल्स के अंदर वो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्लियरिटी रखो आप, फिर इसमें कोई डाउट नहीं पूछना चाहिए, मैंने इसलिए आपको क्लियर कर दिया, नहीं तो पता लगे नए जो व्यूअर्स हैं वो इसमें डाउट फिर से करने लगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो एक बार क्लियर करो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन उछालती है यूपीएससी आप लोग के सामने। अब आगे की बात करेंगे, यहां पर इवेंट बॉट की बात हो रही है। क्वेश्चन आ सकता है इवेंट बॉट न्यूज में था, क्या है ये? तो याद रखना कि एक नया मैलवेयर है, ठीक है, जो कि एंड्रॉइड फोन यूजर्स को जो है अफेक्ट कर रहा है। बेसिकली उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको बेसिकली ये चुरा रहा है। तो ये बेसिकली एक प्रकार का मालवेयर है जो कि मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो एंड्रॉइड फोन्स में आ रहा है लोगों के, और इसके आने से उनके काफी सारी डिटेल्स जो है वो चोरी हो रही हैं, और इस चीज की वार्निंग जो है वो CERT के द्वारा दी गई है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ टीम के द्वारा दी गई है। ये रिस्पॉन्स टीम होगा, ठीक है, इसके द्वारा जो है वो दी गई है। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। तो सिंपल बस याद रखो एक नया मालवेयर है
और ये ट्रोजन है, बेसिकली एक प्रकार का वायरस आप कह सकते हो, मालवेयर वायरस हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये टारगेट करता है कि लोगों के फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होती है, यानी कि आपकी जो बैंकिंग एप्लीकेशन वगैरह जो होगी उस पर ये टारगेट करेगा, उसकी क्लोन टाइप की एप्लीकेशन बना देगा, वहां पर आप एंटर करोगे और आपसे जब आपकी एप्लीकेशन यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगी कि आप डालोगे और सामने वाले जो हैकर है उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड चला जाएगा। तो ये इस प्रकार की चीज देखने को मिली। बट आपको सिर्फ ये याद रखना है इवेंट बॉट कि ये क्या है पूछा जाए तो याद रखिएगा मालवेयर ये हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इसकी बात करें, इसके अलावा अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अक्सर पूछे जाते हैं, हॉक्स और स्पाईवेयर, इसको डिफाइन करो जरा आपकी ये है क्या, ठीक है, हॉक्स और स्पाईवेयर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये स्पाईवेयर क्या होता है और इस प्रकार की चीजें, राइट। तो ये चीज जो है वो आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और बस आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे गाइस, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गए, बैठ गए, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप टेलीग्राम के किसी स्टडी ग्रुप में शामिल हैं तो वहां पर भी मेरे लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। और रुकिए कहीं जाइएगा नहीं, कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं जिसको आपको प्रिपेयर करना है। पहला टॉपिक है CERT, इसको आप एक बार देखिए, अच्छे से पढ़िए, इसके बारे में नोट्स बनाइए। इसके अलावा आपको डिफरेंस बताना है एपिडेमिक, पेंडेमिक और आउटब्रेक के बीच में, और ये आपको 14 मार्च के हमारे लेक्चर में मिल जाएगा, ओनली करंट अफेयर्स के अंदर ही ये वाला होगा। एक बार देख लेना यार, 14 मार्च वाला मेरे ख्याल से शायद स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मैंने दिया था, या फिर ओनली करंट अफेयर में, पता नहीं, अब जिसको ना मिले मुझसे नीचे मांग लेना। 14 मार्च का लेक्चर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि जब आप मांगते हो ना, एक बार नीचे कमेंट बॉक्स पर स्क्रॉल कर लिया करो, क्या पता शायद आपसे पहले किसी और बच्चे ने मांगा होगा और मैंने उसको दे दिया है, तो डायरेक्ट आप लिखने से पहले एक बार देख लिया करो। या फिर अगर आपको किसी भी चीज में कोई डाउट आता है ना, तो एक बार कमेंट बॉक्स पे रेफर कर दिया करो, कि क्या पता आपके जैसा ही डाउट किसी और ने भी पूछा और मैंने उसका आंसर कर दिया है, तो उससे क्या आपकी भी हेल्प हो जाएगी। उसमें क्या रहता है कि आपको क्या पता कई बार मैं बिजी रहता हूं तो आपको टाइम पर रिप्लाई ना कर पाऊं, तो फिर आप जो है आपका डाउट जो है वो डाउट ही रह जाएगा, राइट। तो इसलिए डाउट को क्लैरिफाई तो अक्सर मैं 100% कोशिश करता ही हूं कि आपके डाउट जो है वो हमेशा क्लैरिफाई करूं। लोग मुझे पर्सनल भी मैसेज भेजते हैं तो भी उनके डाउट्स मैं क्लियर करता हूं, राइट। और बाकी इसमें भी ग्रुप में भी करता ही हूं और इसमें भी करता ही हूं, क्या बोलते हैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स पे यूट्यूब के, ठीक है। तो एक बार देख लेना आप। और ये जो अभी टॉपिक न्यूज में आया है गाइस, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की काफी डरावनी न्यूज सामने आई है, जिसमें WHO का कहना है कि शायद HIV की तरह ही कोरोना वायरस भी रहेगा इस धरती पे। अभी तक देखो, आप जानते हो HIV का इलाज नहीं आया है, राइट, ना उसकी कोई वैक्सीन आई है, तो वैसे ही बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस भी धरती पे रह सकता है, और ये कितना जो है वो खतरनाक हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। और दुआ बस यही करिए कि जल्दी से जल्दी जो है वो इसकी वैक्सीन आ जाए या कोई दवाई निकल आए। हालांकि न्यूज तो आ रही है यार ऐसी कि इजराइल ने इसकी कोई वैक्सीन वगैरह निकाल दी, दवाई निकाल दी, अभी कितनी सच है ये पता नहीं अभी मुझे, क्योंकि ऐसा कोई ऑफिशियल हम लोग को एडिटोरियल में ना देखने को मिला है और ना कहीं ऐसी कोई न्यूज आई है। बट इजराइल का ऐसा कहना है कि वो पेटेंट अभी इसका ढूंढ रहा है, बट इसको जो है वो दवाई मिल गई है। पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, किसी को पता हो तो बताइएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसके आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना है सर होमवर्क डन, या फिर अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी तो एक बार जाकर रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद नीचे होमवर्क डन लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और होमवर्क करने से पहले ये आप नोटिस है इंग्लिश हिंदी दोनों में, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और इस लेक्चर की PDF जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे पेड कोर्सेज के अंदर, और पेड कोर्सेज की जानकारी नीचे, लेक्चर अगर आप YouTube में देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे देखिएगा, एक पिन मैसेज आपको दिखाई देगा, तो वहां पर उसकी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको इस लेक्चर की PDF कहां मिलेगी। और वैसे तो ये पेड कोर्सेज में हम लोग इसकी PDF प्रोवाइड कराते हैं, और पेड कोर्सेज को आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो आंसर लिखना चाहते हो गाइज, या फिर अगर आपको कोई डिस्कशन करना है तो आप ये हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी आकर डिस्कशन कर सकते हो, जहां पर वेरियस सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे आपस में डिस्कस करते हैं। तो एक काफी अच्छा हेल्दी आपको स्टडी एनवायरनमेंट मिल जाएगा। तो @IAS PCS ज्ञान अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम के सर्च कॉलम पे, तो आपको हमारा ग्रुप जो है डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। करीब मेरे ख्याल से 12 या 15,000 कुछ ऐसे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये हमारी टेलीग्राम के कुछ यूजर नेम्स है, जिसको अगर आप सर्च करोगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं, एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए फिर अब मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।